आशा करता हूँ आप सब लोग अपने घर पे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। लास्ट टाइम अपन इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर 3 प्रोनाउंस एंड देयर टाइप्स के अंदर स्टडी कर रहे थे और मैंने आप लोगों को पेज नंबर 17 पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पूरा कंप्लीट करवा दिया था और एम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में भी मैंने आपको बताया था। तो एक बार अपन रिवीजन कर लेंगे। एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है? These are reflexive pronouns which are used for emphasis। ऐसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो एम्फेसिस किए जाए, मतलब जो जोर दिया जाए किसी चीज पर। एग्जाम्पल, आई माई सेल्फ कुक द मील। मैं अपना खाना खुद बना सकती हूँ या बना सकता हूँ। द फॉर्म ऑफ एम्फेटिक प्रोनाउन आर सेम एज दैट ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इन दोनों की फॉर्म है वो तो सेम है। यूजेस ऑफ एम्फेटिक प्रोनाउन, दे आर यूज फॉर एम्फेसाइजिंग द नाउन्स। उनको नाउन्स को एम्फेसाइजिंग किया जाता है, मतलब ज़्यादा जोर दिया जाता है नाउन्स के ऊपर। This means that even if they are left out, the sentence would still make sense। और इस तरह से मतलब किसी चीज़ को छोड़ करके सेंटेंस का मीनिंग निकाला जाता है, मीनिंग सेंस निकाला जाता है सेंटेंस से। वो आप देखोगे इनमें डिफरेंस कैसे हैं, आपको इक्वेशन सॉल्व करने से अच्छे तरह से पता लग जाएगा। तो अपन ये इक्वेशन सॉल्व करते हैं। आपको इक्वेशन इसमें दिया हुआ है, सर्किल द एम्फेटिक या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड आइडेंटिफाई देम। इसमें एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को क्या करना है? सर्किल करना है और उनको पता लगाना है कि इसमें कौन सा प्रोनाउन है। सभी सेंटेंसेस में आपको ये पता लगाना है। तो फर्स्ट सेंटेंस मैंने ऑलरेडी लिख दिया यहाँ पर, आई विल डू इट माई सेल्फ। ये मैं स्वयं कर सकता हूँ। इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसमें मेजर डिफरेंस ये है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में माई सेल्फ, ओवर सेल्फ, योर सेल्फ जो भी आएगा ना वो ज़्यादातर सेंटेंस के फिनिश होने के समय में ही आता है। इसमें देखोगे आप माई सेल्फ सेंटेंस खत्म होने के समय में ही आ रहा है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। जॉन हर्ट हिमसेल्फ व्हाइल ही वाज इन द पार्क। जॉन अपने आप को चोटी करा बैठा जब वो पार्क में था। अब देखोगे आप इसमें नाउन जॉन पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। जॉन हर्ट हिमसेल्फ, अपने आप को चोटी कर बैठा। तो इसमें हिमसेल्फ तो क्या है? प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है इसमें? एम्फेटिक प्रोनाउन है। इसमें नाउन के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाता है ना, वो एम्फेटिक प्रोनाउन होता है इसके अंदर। फिर सेंटेंस देखोगे आप, प्लीज हेल्प योरसेल्फ विद द फूड। इसमें भी देखोगे आप सब्जेक्ट के ऊपर जोर दिया जा रहा है, योरसेल्फ। प्लीज हेल्प योरसेल्फ, अपने आप खुद अपने आप मदद कीजिए विद द फूड, खाने के साथ। इसमें भी एम्फेटिक प्रोनाउन होगा। सर्किल कर लेंगे योरसेल्फ को सर्किल कर लेना है। बाद में अपन देखेंगे फोर्थ सेंटेंस, सुशी किल्ड हरसेल्फ। इसमें कौन सा प्रोनाउन है? एम्फेटिक प्रोनाउन है। अब इसमें देखोगे आप, ये लास्ट में भी आ रहा है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है ना। सुशी किल्ड हरसेल्फ, अपने आप को मारना ये सुशी, तो इसलिए ये एम्फेटिक प्रोनाउन होगा इसके अंदर। फिफ्थ सेंटेंस है, यू ऑलवेज थिंक अबाउट योरसेल्फ। इसमें देखोगे आप हमेशा अपने बारे में ही सोचते हो। कौन सा प्रोनाउन है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो योरसेल्फ को कर लेंगे सर्किल, लिख लेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इस तरह से आपको एक सेंटेंस लिखने के बाद में लिखना भी है कि इसमें कौन सा प्रोनाउन है। सिक्स्थ सेंटेंस है, you have said yourself an unachievable goal। आप अपने आप जो
अनिर्धारित गोल है ना, जिसको मतलब अचीव नहीं कर सकते, ऐसे गोल को सेट कर सकते हो आप खुद ही। तो इसमें जोर दिया जा रहा है आपके ऊपर, तो ये होगा एम्फेटिक प्रोनाउन। यू मतलब तुम भी होता है और आप भी होता है। हेड सेंटेंस है मेरी सा हरसेल्फ इन द मिरर्स। मेरी के ऊपर जोड़ दिया जा रहा है, मेरी क्या है, नाउन है। तो मेरी सा हरसेल्फ, मेरी अपने आप को देख रही है, इनका मिरर्स यानी कांच के अंदर अपने आप को देख रही है। तो एम्फेटिक प्रोनाउन होगा इसमें भी। थर्ड सेंटेंस है वी हैव बोर्ड वी सेल्स इनटू अ मेश। अब इसको आपको वी की जगह और सेल लिखना है, क्योंकि इन्होंने गलत लिख दिया। वी हैव बोर्ड और सेल्स इनटू अ मेश। हम अपने आप को एक मेश के अंदर ले गए, तो इसमें भी अपने अपने को अपने ऊपर जोड़ दिया जा रहा है, तो इसमें भी होगा एम्फेटिक प्रोनाउन। इस तरह से आपका ये इक्वेशन कंप्लीट हो चुका है। और आगे अपन देखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन आर प्रोनाउन यूज्ड टू जॉइन ए फ्रेज और ए क्लॉज विद अनदर इन अ सेंटेंस। मतलब एक दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है वो रिलेटिव प्रोनाउन होता है। द बॉय हु वन द कंपटीशन इज माई बेस्ट फ्रेंड। ये वो लड़का है जो कंपटीशन जीता था, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो इस तरह से इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। और इसमें रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर यूज किस किस का आता है? हु का, हुम का। नीचे देखोगे आप पेज नंबर 17 पे ही हु, हुम, हुज, विच एंड दैट आर रिलेटिव प्रोनाउंस। ये सेंटेंस को कंजक्ट करने का भी काम करते हैं। समटाइम एज इज आल्सो यूज एज ए रिलेटिव प्रोनाउन। उस समय ये रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में भी यूज होते हैं। यूजेस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस। हु एंड हुम आर यूज फॉर पर्सन्स ओनली। ये किसी पर्सन्स के लिए यूज किए जाते हैं, हु और हुम। पेज नंबर 18 पे आ जाइए। दीज हैव द सेम फॉर्म वेदर दे रेफर्स टू अ सिंगुलर और प्लूरल नाउन और एनी नाउन ऑफ मस्कुलिन, फेमिनिन और कॉमन जेंडर। और ये तब भी यूज किए जाते हैं जब सिंगुलर और प्लूरल नाउन भी होता है और कोई और प्रकार का नाउन भी होता है, जैसे कि
मस्कुलिन यानी पुल्लिंग, फेमिनिन यानी स्त्रीलिंग और कॉमन जेंडर, जो दोनों की कॉमन जेंडर भी हो उस जेंडर पे ये यूज किए जाते हैं। कौन से? रिलेटिव प्रोनाउंस। एग्जाम्पल दिया हुआ है, द मैन हु इज वियरिंग अ पिंक शर्ट इज माई टीचर। वह आदमी वही है जो, वह आदमी मेरा टीचर है जो पिंक शर्ट पहन रखा है, जिन्होंने पिंक शर्ट पहन रखी है। द लेडीज हु अटेंडेड द पार्टी वर हैप्पी। उन औरतों ने जिन्होंने पार्टी अटेंड की वे सभी खुश थी। When we use the relative pronoun whom we have to be careful, तो हमको बहुत ही केयरफुल ध्यान देना चाहिए इसमें। जैसे कि एग्जांपल देखोगे आप, द गर्ल्स हु अप्रिशिएटेड द डांसर्स वर फ्रेंडली। जिन लड़कियों ने डांस किया उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, अप्रिशिएट किया गया, उनको उत्साहित किया गया। द रिलेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड एज ए सब्जेक्ट, हैंस हु। रिलेटिव प्रोनाउन में सब्जेक्ट की जगह हु भी आ सकता है। द पीपल अप्रिशिएटेड द डांसर्स whom they had met after the show। लोगों ने सभी नर्तकों को या डांसर्स को सराहा जब शो खत्म हुआ, उसके बाद में सभी डांसर्स को सराहा। द रिलेटिव प्रोनाउन इज यूज एज ऑब्जेक्ट, हैज whom। रिलेटिव प्रोनाउन में ऑब्जेक्ट की जगह whom भी हो सकता है। whose is used for both person and things। whose किसी पर्सन और थिंग्स दोनों के लिए भी यूज आता है। एग्जाम्पल, द चेयर whose कलर इज ब्लू इज माइन। ये जो ब्लू कलर की चेयर है वो मेरी है। सॉरी, ये जो ब्लू कलर की चेयर है वो किसकी है? whose आ गया ना यहाँ पे, पर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है तो इसलिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी नहीं है यहाँ पे whose। यहाँ पे देखोगे आप लास्ट में फुल स्टॉप है, वो सेंटेंस को कंजक्ट करने का काम कर रहा है whose। यहाँ पे स्टार्ट नहीं कर रहा सेंटेंस को, इसलिए ये रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर आते हैं, क्योंकि ये सेंटेंस के बीच में आएंगे। हु, whose, whom, ये सभी सेंटेंस के बीच में आएंगे। सेंटेंस, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। द टीचर कॉल्ड द स्टूडेंट्स whose एवरेज मार्क्स वर लो। टीचर्स ने उन विद्यार्थियों को कहा जिनका एवरेज मार्क्स से भी कम थे, उन लोगों को बुलाया। विच इज यूज फॉर थिंग्स एंड एनिमल। विच किसी थिंग्स और एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है। द बुक विच आई गेव हिम इज लॉस्ट। मैंने उसको जो बुक दी थी वो खो गई। द बुक विच आई गेव हिम इज लॉस्ट, इसका मतलब होगा मैंने उसको कौन सी बुक दी थी जो खो गई। यूजेज ऑफ दैट, दैट का यूज, दैट इज यूज आफ्टर बोथ पर्सन एंड थिंग्स। दैट का भी पर्सन और थिंग्स दोनों के बाद में यूज आता है। एग्जाम्पल है, द वॉच दैट आई बॉट लास्ट ईयर इज नॉट वर्किंग नाउ। वह घड़ी जो कि मैंने पिछले साल खरीदी थी वो काम नहीं कर रही अब। The relative pronoun that is also used after adjectives in the superlative degree। relative pronoun adjective के बाद में भी यूज आते हैं। एग्जाम्पल है, he is the fastest runner। एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं वो होते हैं एडजेक्टिव, और इन्हीं के बाद में रिलेटिव प्रोनाउन आता है कौन सा? दैट। जैसे कि आप देखोगे, ही इज द फास्टर रनर। रनर क्या है? दौड़ने वाला, उसको बोलते हैं ना रनर। दैट वी हैव एवर सीन, यह वह सबसे तेज धावक है जिसको मैंने आज तक देखा है। जिसको भी मैंने आज तक देखा उसमें से ये सबसे तेज धावक है। शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट दैट आई हैव एवर टोट। वह लड़की बहुत ही इंटेलिजेंट है, आई हैव एवर टोल्ड।
मैंने जिन सबको भी पढ़ा है उनमें से वह लड़की सबसे इंटेलिजेंट है। इस तरह से ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो चुका है। और आप आगे आप इसके जो क्वेश्चन है ना एफ, ये अपन नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। और आपको मैं आज का होमवर्क बता देता हूँ। आपको क्वेश्चन ई चैप्टर 3 का बुक के अंदर सोल्व करना है। और आपके स्पेस में नहीं आ पाए तो आप इसको नोटबुक के अंदर भी सोल्व कर सकते हो, क्योंकि आपको इसमें ब्रैकेट बना के लिखना भी पड़ेगा ना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन। तो इसलिए अगर बुक में ना पाए तो आप नोटबुक के अंदर भी ये सोल्व कर सकते हो। आगे अपन नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। बाय।